नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसकी साजिश का सनसनीखेज चैप्टर, जिसमें कि जो कि हिडन चैप्टर है और जिसे छिपाने की पुरजोर कोशिश पिछले 3 दिनों से लगातार कट्टरपंथी जमात कर रहा है और जिसे दबाने के लिए एकजुट होकर योगी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। मूड मीटर की पहली स्टोरी में इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं को दबाने के लिए क्यों अचानक बेचैन हो उठी है यूनुस सरकार और इस्कॉन के संत की गिरफ्तारी से डराने की कोशिश पर कैसे भारी पड़ रहा है ट्रंप कार्ड, ये आपको बताएंगे मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में। लेकिन शुरुआत संभल हिंसाकांड के चौंकाने वाले चैप्टर से। संभल में जो कुछ भी हुआ वो हुआ नहीं, ये करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। तो संभल हिंसाकांड में साजिश का एक नया चैप्टर खुलता दिख रहा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि 24 नवंबर की सुबह संभल में जिस तरह बवाल और हंगामा हुआ उसकी जड़ में मंदिर मस्जिद का विवाद कहीं कम था और उससे ज्यादा इलाके में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस प्लानिंग के साथ इसे सही मौका देखकर सुलगाया गया। संभल हिंसाकांड में जो मौत हुई उसकी कड़ियां भी इसी से जुड़ रही। संभल पुलिस ने जांच की शुरुआत में ही जिस बात की आशंका जताई थी या जिस तरफ इशारा किया था, अब योगी सरकार के मंत्री भी उसी बात को खुलकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संभल असल में तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई में जला। सर्वे रोकने के नाम पर जो हिंसा की गई उसके पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी और वो एक बहुत बड़ी वजह थी इस पूरी हिंसा पीछे। समाजवादी पार्टी के सांसद मतलब जिया उर रहमान बर्क जो कि तुर्क मुसलमान हैं और सपा विधायक इकबाल महमूद जो कि पठान मुसलमान हैं, दोनों मुरादाबाद संभल के बड़े राजनीतिक परिवारों से आते हैं और जिनमें दशकों से इलाके में वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही। इस सियासी लड़ाई में तुर्क बनाम पठान का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि मुरादाबाद संभल के मुस्लिम वोट बैंक में इन दोनों मुस्लिम जातियों की आबादी बहुत बड़ी है और इन दोनों सपा नेताओं का परिवार अपनी अपनी जातियों का दबदबा कायम करने में एक लंबे समय से यहां जुटा हुआ है। पहले आपको सुनवाते हैं योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने क्या कहा और फिर सबूत और जांच की उन कड़ियों को आपके सामने रखूंगा और उन्हें जोड़ने की कोशिश करूंगा जो संभल के समाजवादी सांसद और विधायक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहां पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहां पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको दंगे में तब्दील हो गया। तो योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने जो बात कही वही बात संभल हिंसाकांड की जांच और कार्रवाई पर सीधी नजर रख रहे मुरादाबाद रेंज के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने भी पहले कही थी, क्योंकि पुलिस जांच में इसकी कड़ियां जुड़ती दिखाई दे रही। कई ऐसे सबूत सामने आते जा रहे हैं जो इस पूरे बवाल की साजिश को चौंकाने वाला मोड़ दे रहे हैं। और जिस बात का सबसे ज्यादा की चर्चा हो रही है या जिस तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है वो है
संभल हिंसाकांड में जान गंवाने वाले उपद्रवियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यह रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक चारों उपद्रवियों की मौत 315 बोर की गोली से हुई। और इस पॉइंट पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। 315 बोर की गोली वो गोली होती है जिसका इस्तेमाल तमंचा, कट्टा या दूसरे कंट्री मेड पिस्टल में होता है। लुटेरे, बदमाश, छुटभइये, दबंग और गुंडे ऐसे हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देसी हथियारों में इस्तेमाल होने वाली ये गोली आकार में लंबी और थोड़ी मोटी होती है और चलाने के दौरान इसके फटने का खतरा भी ज्यादा रहता है। और ऐसी गोलियों में बारूद की भराई का काम भी, या यूं कहें कि धंधा भी, चोरी छिपे चलता है। ऐसी गोलियों का इस्तेमाल पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स नहीं करती। उनके रिवॉल्वर या दूसरे जो आधुनिक हथियार हैं उसमें यह गोली फिट नहीं बैठती। उसमें अपेक्षाकृत छोटे आकार के बुलेट इस्तेमाल होते हैं। और यूपी पुलिस के अफसर यह भी कह चुके हैं कि 315 बोर की गोलियों का इस्तेमाल हम नहीं करते। और यह बात जांच में सामने आ चुकी है कि संभल हिंसाकांड भी दंगाइयों की भीड़ पर काबू पाने के लिए जो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर के बुलेट दागे, और संभल में बवाल के दौरान का जो वीडियो वायरल है उसमें भी पुलिस जिन हथियारों का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है उसमें 315 बोर की गोली कहीं नहीं दिखाई देती, या यूं कहे कि 315 बोर की गोली उनमें से किसी भी हथियार में नहीं लगती। इसलिए बड़ा सवाल है कि जिन चार उपद्रवियों ने संभल हिंसा में अपनी जान गंवाई, उन्हें किसने निशाना बनाया, उन्हें किसने गोली मारी। चौंकाने वाली दूसरी बात, गोलियों का उनके शरीर के आर पार हो जाना है। सूत्रों के मुताबिक 315 बोर की गोलियां उपद्रवियों के शरीर को भेदते हुए बाहर निकल गई। इसका मतलब यह भी है कि उन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई, जबकि दंगाई और पुलिस वालों के बीच काफी फासला था, काफी दूरी थी। हमें भी संभल पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है जिसमें चारों उपद्रवियों की मौत से जुड़े कई और राज के खुलने की संभावना है। लेकिन समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टी के नेता संभल हिंसाकांड का सियासी फायदा उठाने के चक्कर में उकसावे की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, तथ्यों को दरकिनार करके एक सुर में आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने चारों को गोली मारी। इस दावे को जिस तरह उछाला जा रहा है उससे लोगों को शांत करने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे वो और भड़केंगे। और इस काम में मौलाना भी पीछे नहीं। तौकीर रजा का बयान सुनिए जरा। वो संभल हिंसा कांड में मारे गए उपद्रवियों को शहीद ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, हमें उन पर फख्र है। ऐसी बयानबाजी तब की जा रही है जब हिंसा के बाद संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं। तौकीर रजा को जरा सुनिए एक बार कि वो क्या कह रहे हैं और फिर उसका मकसद भी समझने की कोशिश करिए कि वो चाहते क्या है। संभल हिंसा को लेकर के मौलाना तौकीर रजा के अंदर कितना गुस्सा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। मैं फख्र महसूस कर रहा हूं अपने बच्चों पर जो रसूल आजम के नाम पर शहीद हो गए, जो अपने इस्लाम के नाम पर मुसलमान होने की वजह से जिन्हें शहीद किया गया है। मैं उनकी मौत पर फख्र कर रहा हूं और उनके अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूं। और मैं संभल जाऊंगा भी, जाने का इरादा है, आज जाऊं या कल जाऊं, संभल पहुंच रहा हूं मैं। तो इधर तौकीर उकसावे में जुटे हैं तो उधर विपक्षी पार्टियां भी संभल में माहौल गरमाए रखना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि वो हर हाल में संभल पहुंचेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संभल जाने की तैयारी में। हमदर्दी के नाम पर हो रही ये राजनीति संभल में अभी लंबी चलेगी। इस बीच संभल पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 नवंबर तक यानी अगले 4 दिनों तक संभल में किसी भी बाहरी को एंट्री नहीं दी जाएगी। अखिलेश मुमकिन है कि इस बात से बेचैन हों कि संभल हिंसाकांड में उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क और इलाके के विधायक इकबाल महमूद का बेटा सुहेल महमूद पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। दोनों को पुलिस ने संभल हिंसाकांड का आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बनाया।
पुलिस ने अपनी एफआईआर में दंगा भड़काने के लिए इन दोनों की साजिश का जो खुलासा किया है वो भी बहुत चौंकाने वाला है। उस पर आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि संभल हिंसा कांड में मारे गए चारों उपद्रवी बिलाल, अयान, नईम और कैफ संभल विधायक इकबाल हुसैन के समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो अभी तक पुष्टि की गई है जिसकी कि ये चारों लोग संभल विधायक से जुड़े हुए, लेकिन संभल विधायक इकबाल हुसैन और हिंसा के आरोपी उनके बेटे जो हैं सुहेल ने इस पर अभी तक चुप्पी साध रखी है, क्योंकि चारों उपद्रवियों की पहचान संभल हिंसा के उस नए चैप्टर को खोल रही है जो वहां तुर्क बनाम पठान की वर्चस्व की लड़ाई की तरफ इशारा कर रही है। संभल हिंसा में तुर्क बनाम पठान विवाद की कड़ियों के खुलने का मतलब संभल मस्जिद विवाद को लेकर खड़ा किया जा रहा जो झूठा नैरेटिव है उसका पर्दाफाश होना है। यह बात साफ हो जानी है कि संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर इलाके की मुस्लिम आबादी को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि यह हंगामा राजनीति के लिए बात को भारत के कैमरे पर है कि बल्कि मुस्लिम भी और स्थानीय मुस्लिम आबादी भी नवभारत के कैमरे पर खुलकर यह कह चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट, हमने कल आपको दिखाया भी था हमारे कैमरे पर, वहां स्थानीय लोग कैसे कह रहे हैं कि इस फसाद से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो सर्वे के खिलाफ नहीं है, ये बाहरी लोग हैं, ये परले मोहल्ले के लोग हैं या पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह से यहां फसाद कर रहे हैं। ये सारी बातें हमने आपको कल दिखाई थी और हमने अपने रिपोर्ट के हवाले से हमारी जो ग्राउंड पर मौजूद हमारे नवभारत के रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव थे, उन्होंने कैसे एक एक चीज अपने कैमरे में कैद की और उनकी रिपोर्ट से कैसे इस बात का खुलासा हुआ है कि इस पूरी लड़ाई को बाहरी लोगों ने अंजाम दिया और इस पूरी जो दंगा फसाद है उसको बाहरी लोगों ने स्थानीय नेताओं के उकसावे में आकर अंजाम दिया है। अब सवाल यह है कि सपा सांसद बर्क और सपा विधायक के बेटे सुहेल महमूद ने क्यों चुप्पी साध रखी है, तो उसके पीछे भी बड़ा गणित है और वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको संभल हिंसाकांड की एक एफआईआर रिपोर्ट देखनी चाहिए जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। इसमें पुलिस ने बताया है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल ने कैसे हिंसा की प्लानिंग के तहत भीड़ को उकसाया और कैसे भीड़ को एक तरीके से भड़काया गया। एफआईआर के मुताबिक क्या क्या चीजें लिखी गई है एक बार देखना चाहिए आप। एफआईआर में लिखा गया है कि संभल में नफरती बयानबाजी करने के लिए पुलिस सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को लगातार आगाह करती रही, उन्हें नोटिस भेजती रही और स्पष्ट शब्दों में उन्हें कहा गया कि आप इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी से बाज आएं, लेकिन वो लगातार नफरत फैलाने में लगे रहे। संभल हिंसा से 2 दिन पहले 22 नवंबर को भी जियाउर रहमान बर्क मस्जिद गए और वहां नफरती बयानबाजी की और उसके 2 दिन बाद यानी कि 24 नवंबर को, यानी कि जिस दिन प्रशासन की टीम सर्वे के लिए गई थी, तो संभल के सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल भीड़ को उकसाने के लिए वहां पहुंच गए और जिसके बाद पथराव शुरू हुआ, आगजनी हुई, पुलिस को एक तरीके से दंगाइयों ने निशाना बनाया और पुलिस की गाड़ियां फूकी गई, स्थानीय लोगों की गाड़ियां फूकी गई, पुलिस के हथियारों को छीनने और उन पर गोली चलाने के लिए भीड़ को उकसाया गया। ये तमाम घटनाएं हुई। तो 22 नवंबर को मस्जिद में भड़काऊ बयानबाजी करने वाले जो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, वो 24 नवंबर को सीन से क्यों गायब हो गए और 24 नवंबर को सुहेल अहमद ने क्यों मोर्चा संभाल रखा था, उसके पीछे कैसे तुर्क वर्सेस पठान के वर्चस्व की लड़ाई है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बार दिखाऊं कि पुलिस ने एफआईआर में इस बारे में क्या क्या लिखा है, जरा एक बार देखिए। ये पुलिस की जो
FIR है उसमें क्या क्या लिखा गया जरा देखिए। ये लिखा हुआ है कि नमाज अदा करने के उपरांत बिना प्रशासनिक अनुमति के भीड़ एकत्रित कर भड़काऊ बयानबाजी की गई थी और राजनीतिक लाभ लेने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया गया था। सर्वे की कार्रवाई को बाधित करने के उद्देश्य से आई भीड़ में मौजूद सुहेल इकबाल पुत्र इकबाल महमूद निवासी मोहल्ला मियां सराय थाना संभल आदि द्वारा भीड़ को यह कहकर उकसाया गया कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। और इस पर उक्त भीड़ और अधिक उग्र हो गई। एकदम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो विधायक के बेटे हैं उन्होंने भीड़ को कैसे इस बात के लिए उकसाया, प्रोत्साहित किया और इस बात का आश्वासन दिलाया कि तुम चाहे जो मन में आए कर लो, लेकिन हम लोग जब तक हैं तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारा बाल बाका नहीं होने देंगे और ये पुलिस प्रशासन सरकार सबको देख लेंगे। ये इस FIR में लिखा हुआ है। FIR में और भी लिखा हुआ है कि जामा मस्जिद का सर्वे माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है, परंतु आक्रोशित भीड़ नहीं मानी और अधिक उग्र होकर जान से मारने के लिए सुनियोजित तरीके से एक राय होकर वह पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तभी करीब 40-50 व्यक्ति नजदीक आकर चिल्लाकर बोले कि हसन, अजीम, सलीम, रिहान, अली, मोहम्मद हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों से सारे हथियार और कारतूस छीन लो। अब आप देखिए जो घटना हुई उसका सिलसिलेवार विवरण यहां पर है। इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर न जाने पाए और हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे, मस्जिद हमारी है, इसमें कोई सर्वे नहीं हो सकता। तभी उपरोक्त नामों के साथ अनगिनत लोग मुझ पर उप निरीक्षक की सरकारी पिस्टल को छीनने लगे। इस पर मैंने पिस्टल को मजबूती से पकड़ लिया, परंतु पिस्टल की मैगजीन को इन लोगों ने निकालकर छीनकर या लूटकर जबरदस्ती ले गए। मैगजीन में 10 राउंड 9 mm के कारतूस थे तथा हमराही आरक्षी कपिल कुमार द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गन से अश्रु गैस का फायर किया गया। तभी कुछ उपद्रवी आरक्षी के कंधे पर टंगा टीयर स्मोक के 2 बैग जिसमें 29 टीयर स्मोक सेल थे लूट कर ले गए। आरक्षी पंकज कुमार के कंधा पर टंगा बैग जिसमें कि करीब 25 ब्लैंक कारतूस और 25 रबर बुलेट थे उसको भी लूट लिया। ये सारी इस तरीके से एक लंबी FIR है, एक लंबी रिपोर्ट है और इसमें इस बात का पूरा विवरण है कि कैसे उस दिन जो वहां पर विधायक के बेटे मौजूद थे उस घटना के दौरान वो कहां थे और कैसे थे और क्या क्या उन्होंने किया। ये और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्यों इसको बर्क वर्सेज जो सुहेल की लड़ाई या यूं कहें कि तुर्क वर्सेज पठान की लड़ाई कहा जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे बर्क वर्सेज जो सुहेल की लड़ाई में संभल जला और इसको लेकर के FIR क्या कहती है। संभल हिंसा कांड के आरोपी नंबर 2 सुहेल अहमद पुलिस FIR को झूठा करार दे, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कबूल कर रहे हैं कि तुर्क और पठान के वर्चस्व की लड़ाई तो है, लेकिन यह हमारा अंदर का मामला, हम सब मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। नवभारत के कैमरे पर सुहेल अहमद ने जो कहा वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए। एक नई बात निकल के सामने आई है तुर्क और पठान की। कह रहे हैं ये रस्साकस्सी है, राजनीतिक जोर है और एक तरफ आप हैं एक तरफ जिया हैं, दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बीच का ये नतीजा है। नितिन अग्रवाल ने भी ट्वीट किया है इसको। देखिए नितिन अग्रवाल जी जो है वो बाहर के शख्स हैं, अब सम्मानित शख्स हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा कि क्या कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे मस्जिद का मामला है, इस मामले में ये बात ना करी जाए तो अच्छा है। ये सब बातों का कोई वो नहीं है औचित्य। सब मुसलमान हैं, सब कलमे के शरीक हैं, सब भाई हैं, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन ये सब बातें करके बेवजह में हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद, उनका भी मकसद हमारा मकसद भी है कि हम शहर में अमन व अमान कायम रखें, लोगों की खिदमत करते रहें, लोगों की तकलीफों को दूर करते रहें, यही हमारा मकसद है। मतभेद कभी हो सकते हैं मगर मन में भेद हमें कभी नहीं रहा हमारा। तो संभल हिंसा कांड में आरोपी बनाए गए सुहेल भले दावा कर रहे हैं कि वो हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका दावा झूठा साबित हो रहा है। 24 नवंबर को हिंसा के दिन सुहेल मौके पर मौजूद थे और उन्होंने फजर की नमाज यानी सुबह की नमाज भी मस्जिद में जाकर पढ़ी थी, जबकि पुलिस का कहना है कि वो नमाज पढ़ने मस्जिद में बहुत कम ही जाते हैं।
सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए उसमें पुलिस के पास ये पूरा सबूत मौजूद है कि पूरे बवाल के दौरान सुहेल मस्जिद के बगल में एक घर में मौजूद थी और यही बात सुहेल को मुश्किल में डालने वाली। तुर्क वर्सेज पठान की लड़ाई का असल खेल यहां से खुलता है। संभल जामा मस्जिद विवाद तुर्क कुनबे से आने वाले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और पठान कुनबे से आने वाले सपा विधायक इकबाल महमूद, इन दोनों के लिए एक बड़ा मौका था। वो इस मामले में लीड लेकर अपना वर्चस्व साबित करना चाहते थे। जियाउर रहमान वर्क ने इसके लिए लगातार फील्डिंग की, लेकिन हिंसा से एक दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए और इसी मौके को सुहेल ने भुनाया। इसीलिए पुलिस कह रही है कि पूरी प्लानिंग रात में की गई। सुहेल की इस प्लानिंग से कुंदरकी में जो सपा की हार हुई है उसका भी एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। कुंदरकी संभल से महज 35 किलोमीटर दूर है। वहां भी तुर्क और पठान समुदाय में वर्चस्व की लड़ाई है। उपचुनाव में 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी उम्मीदवार रामवीर ठाकुर ने यहां से जीत हासिल की और इसे पठानों के वर्चस्व की तरफ पेश किया जा रहा है। ये बर्क के लिए एक झटके की तरह, जो कि पहले कुंदरकी के विधायक रह चुके हैं। सुहेल संभल विवाद में लीड लेकर पठानों के वर्चस्व को लेकर और मजबूत मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पुलिस जांच में इसकी भी परतें और खुले और तब शायद आपको पता लगेगा कि कैसे आपसी वर्चस्व की लड़ाई में दो नेताओं ने संभल को आग के हवाले कर दिया। तो इसको लेकर तमाम अपडेट और एक्सक्लूसिव खबर आपको सिर्फ नवभारत दिखा रहा है और नवभारत इकलौता ऐसा चैनल था जो उस दिन घटना के दौरान वहां से आपको लाइव तस्वीरें और एक एक डिटेल बता रहा।